नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर में कानपुर के निराला नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। दिल्ली समेत पूरे देश में अस्पताल में सेवाओं पर असर। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। भारत जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। हिंदुस्तान को 2012 के बाद इस समिति की कमान सौंपी जा रही है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद सितंबर 2001 में यूएनएससी ने इस समिति का गठन किया था। कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह आज। दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्यक्रम। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम की पहल पर बंबई में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। यूपी के 3 जिलों का आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। हरदोई, वाराणसी और भदोही में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज लखनऊ के दौरे पर है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव आयोग की टीम विधानसभा के चुनाव पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ भी चुनाव आयोग की टीम चर्चा करेगी। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज उन्नाव पहुंचेगी। अखिलेश यादव यहां पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारी की है। हरियाणा में आज मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह प्रस्तावित है। बीजेपी से कमल गुप्ता और जेजेपी से देवेंद्र बबली को मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली। पीजीआई की सैटेलाइट विंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज जालंधर में पीएम के आगमन को लेकर पार्टी करेगी तैयारियों की समीक्षा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले। अब तक 661 लोग बीमार। महाराष्ट्र में 26, गुजरात में 24 और तेलंगाना में 12 नए मामले। मणिपुर और गोवा में भी पहुंचा ओमाइक्रॉन का केस। देश के 10 राज्यों में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान कई चीजों पर लोगों को छूट मिलेगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी से आने जाने के लिए वैध टिकट पेश करने पर यात्रा करने की इजाजत होगी। वैध पहचान पत्र दिखाने पर प्रिंट और टीवी पत्रकारों को छूट रहेगी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज 5 राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ बैठक करेंगे। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले बैठक के एजेंडे में शामिल होंगे। देश में 24 घंटे में 12,907 कोरोना के नए केस। एक दिन में 251 मरीजों की मौत। 13,152 लोग रिकवर हुए। एक्टिव केस 1.5 लाख के पार हुए। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी है। नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट वापस लेने के लिए एक पैनल बनाया गया है। विवेक जोशी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग के बाद अब कांग्रेस नेता अब जम्मू कश्मीर से भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग कर रहे हैं। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कन्नौज और कानपुर में अब छापेमारी खत्म हो गई है। रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल। कहा, सरपंच 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करे तो शिकायत मत करना। 7 लाख तो चुनाव लड़ने में लगता है और 7 लाख अगले चुनाव के लिए जुटाने होते हैं और 1 लाख महंगाई के लिए चाहिए। कालीचरण महाराज पर रायपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में विवादित बोल का वीडियो वायरल हुआ था।
जिसके बाद कालीचरण पर केस दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। राजस्थान में किसानों के लिए गहलोत सरकार ने नई पहल की है। नियमित और कटे हुए बिजली कनेक्शन को किसान 30 नवंबर 2021 तक का बकाया बिल बिना ब्याज और पेनाल्टी के जमा कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में इससे जुड़ी जानकारी किसान हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया है। छात्र परीक्षा फॉर्म में आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। एमपी के गुना में कल रोजगार मेला का आयोजन होगा। 18 से 30 साल तक की आयु के बेरोजगार इस मेला में भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में कई निजी क्षेत्र की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। हिमाचल के मंडी में पीएम मोदी ने बटन दबाकर धरातल पर शुरू किए 28,197 करोड़ रुपए के उद्योग। पीएम की शुरुआत से प्रदेश के करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग और ऊर्जा के साथ साथ पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बनेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार बर्फबारी जारी है। लगातार बर्फबारी होने से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के पुंछ में तेज बर्फबारी के बाद मुगल रोड को आवाजाही के लिए बंद किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज देशव्यापी हड़ताल का फैसला किया है। इस हड़ताल में देश के कई बड़े अस्पताल शामिल हो रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि आज से वो ना ओपीडी में काम करेंगे और ना ही इमरजेंसी में और ना ही कोविड के किसी भी काम में डॉक्टर्स काम करेंगे। इनकी मांग है कि जिन पुलिस वालों ने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, उनसे माफी मांगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सोमवार को पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में है, जिसे लेकर के देर रात हजारों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मार्च भी निकाला। रेजिडेंट डॉक्टर्स के मार्च को देखते हुए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त कर रखा था। किस तरीके से यहाँ पर कितनी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं और सामने दूसरी तरफ देखिए कि बसें लगा दी गई है। इसके जरिए जो रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं, जो नीट और पीजी की काउंसलिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। इस सरोजनी नगर थाने के पास की ये तस्वीर है, जहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में डॉक्टर्स की भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ये जो है अपना विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें यह कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई है। क्या बदसलूकी हुई है? हमें बेसिकली हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें हमें मिस हैंडल किया गया है, हमें पुश किया गया है, कई डॉक्टर्स को स्लैप्स मारे गए हैं और बाल भी खींचे गए हैं डॉक्टर्स के, जबकि हम पूरे टाइम कॉर्डियल थे, हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट था। तो अब जो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग है? हम यही मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें जो हमारे साथ बदतमीजी करी उसके लिए एक अपॉलॉजी चाहिए और हमें काउंसलिंग चाहिए। तो अभी तक तो आप लोग जो मांग कर रही थी वो था नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के। तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है इसका भी जवाब चाहिए। क्या है डिमांड? डिमांड ये है कि हमारे साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, हमारे साथ मारपीट हुई है, हमें भर के बस में ले गए, जबकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना हमने कोई हिंसा शुरू की, हमें रोड ब्लॉक हमने नहीं किया, उन्होंने हमें ब्लॉक किया, हमें उठा के भर के बस में ले गए, उन्होंने फीमेल्स के साथ मिसबिहेव किया, बाल पकड़ के हमें घसीट के ले गए हैं, जबकि कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। कैसे ऐसे वो कर सकते हैं हमारे साथ? क्या डॉक्टर की यही इज्जत है इंडिया में? ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये क्या मांग है आपकी? सर मांग तो हमारा पहले से ही ये था, नीट काउंसलिंग का डेट का था, अभी भी मांग वही है, पर अभी जो शाम को हुआ था हमारे साथ, वो पुलिस वालों ने रिस्पेक्ट भी नहीं दिया। दे मिसबिहेव्ड विद द वुमेन, लेडीज के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी करी है और पुलिस वाले वहाँ पे दारू पी के भी आया हुआ था एक पुलिस वाला। तो हमारा ये है कि पुलिस हमसे एक बार माफ़ी मांगे, हमसे जो बदतमीजी की है उन्होंने, और सरकार और मिनिस्टर हमें ध्यान दे और हमारा आवाज़ सुन ले और हमारा नीट का पीजी का काउंसलिंग का डेट दे दे। हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आज बदतमीजी हुई है हमारे साथ, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के साथ,
हमने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं और उसके बाद हमारी सिर्फ 2 डिमांड हैं। अब डिमांड हमारी एक नहीं रह गई, हमारी डिमांड 2 रह गई है। एक तो हमें नीट पीजी काउंसलिंग की अर्ली डेट और दूसरा डिमांड ये है कि जो बदतमीजी हुई है डीसीपी और एसीपी साहब ने जिन्होंने जिस तरह बदतमीजी करा, स्पेशली मेल डॉक्टर्स के साथ नहीं, फीमेल कांस्टेबल के होते फीमेल डॉक्टर के साथ जिस तरह बदतमीजी हुई है, गाली गलौज हुए हैं, जिस तरह से बदतमीजी की गई है, वी डिमांड सस्पेंशन। हमें उन पर सस्पेंशन भी चाहिए और हम अपने बात को हम ये स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाए। और हमारी डिमांड अब एक नहीं, हमारी डिमांड 2 हो चुकी है। तो रेसिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग में देरी से नाराज हैं और इसी को लेकर के कल उन्होंने विरोध में अपने लैब कोट एप्रन लौटा दिए हैं और सड़कों पर मार्च निकाला है। डॉक्टर्स ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये मार्च करने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के पास इन्हें रोक दिया था, आगे जाने की इजाजत परमिशन नहीं दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया गया। रेसिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि महिला डॉक्टर्स के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने बल का प्रयोग किया। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके 7 कर्मचारी इस दौरान जख्मी हुए। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन में पुलिस से ये झड़प हुई और रात में रेसिडेंट डॉक्टर्स का ये मार्च, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि जो महिला डॉक्टर्स इस मार्च में शामिल थी, उनके 7 पुलिसकर्मियों ने बल का प्रयोग किया है, जो कि काफी गलत है, जिस वजह से रेसिडेंट डॉक्टर्स काफी ज्यादा नाराज है, सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। और कल क्या हुआ था ये भी आपको पूरा बता देते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स। सोमवार को विरोध में अपने लैब कोट एप्रन लौटा दिए। एमएएमसी से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च निकाला गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के पास ही इन डॉक्टर्स को रोक दिया, आगे जाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस के साथ रेसिडेंट डॉक्टर्स की झड़प भी हुई थी उसी वक्त और पुलिस ने कई रेसिडेंट डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। डॉक्टर्स ने रात में एक बार फिर से सफदरजंग अस्पताल से मार्च निकाला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलना चाहते थे डॉक्टर्स। पुलिस ने रेसिडेंट डॉक्टर्स को रास्ते में ही रोक दिया, आगे जाने की इजाजत नहीं दी, जिस वजह से डॉक्टर्स काफी ज्यादा नाराज हैं। तो दिन में पुलिस से झड़प और रात में रेसिडेंट डॉक्टर्स का ये मार्च आपको हम बता रहे हैं। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना वॉरियर्स के साथ हूं। और ये राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से डॉक्टर्स पर प्रधानमंत्री ने फूल बरसाए थे, उसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है कि कहा कि फूल बरसाना महज एक दिखावा था, एक पीआर के लिए था, लेकिन केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना वॉरियर्स के साथ हूं। और आज की एक और अहम खबर, देश में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों का जो आंकड़ा है वो 600 के पार जा पहुंचा है। यहां पर कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 661 केस सामने आ चुके हैं। सोमवार को ओमाइक्रॉन के महाराष्ट्र में 26 और गुजरात में 24 नए केस सामने आए। इसके साथ ही अगर बात करें तो तेलंगाना में 12 ओमाइक्रॉन के केस दर्ज किए गए हैं। और यही नहीं, कोरोना के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुंबई में सोमवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना के 809 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 331 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी कि कोरोना की रफ्तार इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इसी को रोकने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े आपको बता देते हैं राज्यतर किस तरीके के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 167, गुजरात में 73 और राजस्थान में 46, चंडीगढ़ में 3 केस मिले हैं, जम्मू कश्मीर में भी 3, लद्दाख में 1, हरियाणा में 6, दिल्ली में 142 केस सामने आ चुके हैं अब तक, उत्तराखंड में 1, हिमाचल प्रदेश में भी 1 केस सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी 3 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद से दिल्ली की सड़कों पर क्या हालात रहे, देखिए गोल मार्केट से हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार की रिपोर्ट।
दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर के दिल्ली सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया, जो कि सोमवार की रात से लागू हुआ है। और ये नाइट कर्फ्यू जो है रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक लागू होगा और ये सरकार के अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो गोल मार्केट में मौजूद हूँ और गोल मार्केट में नाइट कर्फ्यू की तस्वीर कैसी होती है वो तस्वीर आप मेरे पीछे की तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, बिल्कुल वीरान सा यह बाज़ार आपको दिखाई पड़ रहा है, जबकि आम तौर पर ये जो बाज़ार है यहाँ पर लोगों की खूब भीड़ भाड़ होती थी इस वक्त में, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। और नाइट कर्फ्यू को लेकर के यहाँ पर पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ पर गश्त कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगा करके ये जो तमाम जो दुकान है इन सबको रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, दुकानें बंद करवा दी गई है। और ये देखिए कि जो गोल मार्केट का नज़ारा जो है वो नाइट कर्फ्यू के बाद कैसे वीरान सा दिख रहा है और पूरा सन्नाटे में पसरा है यह मार्केट, जबकि आम तौर पर बगैर नाइट कर्फ्यू के इस बाज़ार या इस सड़क की जो तस्वीर होती है यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ होती है, गाड़ियाँ होती है और दुकान के अंदर ग्राहक होते हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू की वजह से पूरे दुकान बंद है, बाज़ार बंद है, लोग नहीं दिख रहे हैं सड़क पे। और उसकी वजह यही है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। इसको लेकर के यहाँ पर लोग नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राधे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने से रेस्टोरेंट और बार मालिकों को नुकसान का डर एक बार फिर से सताने लगा है। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट मालिक सुमित कालरा से बात की मेरे सहयोगी प्रेरित कुमार ने, सुनिए। दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार रात से राजधानी दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और ये अगले आदेश तक इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि किस तरीके से इसका असर जो है वो बार और रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सुमित कालरा हैं, जो खुद एक रेस्टोरेंट बार के ओनर हैं और उनसे बात करके उनके दर्द को जानेंगे। ये बताइए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। अब 31 की जो पार्टी आमतौर पर मनाई जाती है नए साल के जश्न में, या फिर 25 दिसंबर की जो वो पार्टी थी, तमाम चीज़ों पे पाबंदी लग गई है। क्या अंदर से मतलब क्या दर्द महसूस कर रहे हैं आप? दर्द तो पूरा ही है, लेकिन अब क्या बयान करें और क्या ना करें वो वाली बात है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली पहले से खर्चा करके बैठे होते हैं ना। आर्टिस्ट भी हम बुला चुके हैं, पैसे जिसको दे दिए कौन वापस करता है आज के ज़माने में। तो ये अकास्मत डिसीजन मेकिंग जो है ना, विदाउट टेकिंग एनीबडी इनटू कंसिडरेशन, ये थोड़ा सा, फिर भी हम सरकार के साथ हैं, हम भी नहीं चाहते कोरोना फैले। तो जो सरकार निर्देश देगी हम फॉलो तो करेंगे, उसको रूल्स तो हमें फॉलो करने ही है। लेकिन दर्द तो पूरा है सीने में, अब क्या बताएं। तो वो वाली बात है, क्योंकि या तो हमें कॉम्पनसेशन, एक्चुअली क्या होता है ना, एक रेस्टोरेंट में चलो हम लोग तो अपना किसी तरीके गुजारा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, जो गरीब लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जिनकी घर चल रहे हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आई डोंट नो रेस्टोरेंट्स पे ऐसा क्यों टारगेट स्पेसिफिकली है कि यहीं से कोरोना फैलना है। बट अगेन वी आर विद द गवर्नमेंट, बिकॉज कोरोना को बचाना हमने, मतलब कोरोना से बचने के लिए हम सबको भी प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अब दर्द ऐसा बढ़ चुका है, क्योंकि इतना सैक्रिफाइस हम पिछले 1.5-2 साल में कर चुके हैं। और जब न्यूज़पेपरों में या न्यूज़ में देखते हैं कि सरोजनी नगर की मार्केट में 2 लाख लोग इकट्ठे हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि यार वहाँ मेजर्स उतने क्यों नहीं हैं और रेस्टोरेंट पे पाबंदी है। मतलब एक थोड़ा सा एक डायबोलिक, मतलब एक सैटारिकल सा टेक लगता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है ये। और ख़ासकर इसलिए बिकॉज यही 5-7 दिन होते हैं फेस्टिविटी के, जिसमें रेस्टोरेंट भी कुछ कर सकता है, जिसमें कुछ खर्चे पूरे हो सकते हैं, या जो पुरानी मतलब जो इश्यूज़ हैं, मतलब ये किसी तरीके पार लगाया जा सकता है। पर वो भी अगर हम नहीं बोलेगी सरदार, हमें तो देखो फॉलो करना है। और करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड में भी सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद से देहरादून की सड़कों पर क्या हालात हैं, देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की ये रिपोर्ट।
बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने आज से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस समय हम खड़े हैं घंटाघर पर, जो मेन चौराहा है घंटाघर है। यहाँ पे ये पूरा देहरादून का मेन चौराहा है। देखिए 11 बज चुके हैं और नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। 11 बजने के बाद अभी दिखा सकता हूँ मैं आपको, आइए दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट से कि पुलिस ने लगातार चेकिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और लोगों को रोकना शुरू कर दिया है। और रोकने के साथ साथ चेकिंग, उनसे पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, उनके नाम, पते, एड्रेस सब लिखे जा रहे हैं और पूरा उन्हें एहतियात के तौर पे आज छोड़ा जा रहा है कि कल से 11 बजे का कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में वो कल ऐसी गलती दोबारा ना करें। आइए, यहाँ डीआईजी साहब खुद मौके पे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं और वो खुद चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए मैं दिखा सकता हूँ कि लोग नई दलील दे रहे हैं बचने के लिए 11 बजे से। आइए बात करने की कोशिश करूँगा डीआईजी साहब से। डीआईजी साहब इस समय चेकिंग में हैं। अब हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे। भाई ओला कैब चला रहा है, ये नहीं पता कि 11 बजे से यहाँ पर वो है, कर्फ्यू है। सख्ताई पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है इस समय और चेकिंग अभियान चला रही है। और आइए जानते हैं, डीआईजी खुद जनमेजय खंडूरी मेरे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा। सर, कैसे आप निभा रहे हैं? आज 11 बजे से कर्फ्यू ऐलान किया गया था, कैसे आप देखें? देखिए बेसिकली कोविड के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का नया इन्फेक्शन है जो कि अब भारत में भी आ गया है। इवन देहरादून में केसेस अब रिपोर्टेड है, तो उसके चलते जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें कि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करवाना है। आज पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का, तो लोगों को हम बता भी रहे हैं कि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू है। जो बिना मास्क के हमको नज़र आ रहे हैं उनका हम चालान भी कर रहे हैं और धीरे धीरे ये आइडिया सब लोगों तक फैलाया भी जाएगा। हम पत्रकार बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग रात को कम बाहर निकले। अच्छा सर, 11 बजे के बाद जैसे कोई आदमी इमरजेंसी में आता है या ऐसे ही घूमता नजर आएगा, उसके लिए क्या प्रावधान किया है? देखिए बेसिकली जो इमरजेंसीज हैं और एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए इसमें छूट है, लेकिन उनको भी एक अपना दिखाना पड़ेगा, कोई आई कार्ड या कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट पेश करना होगा जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि ये ज़रूरतमंद है या इनका एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में ये आते हैं। तो और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इत्र व्यापारी पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कन्नौज में उसके घर में हुई छापेमारी में पीयूष जैन के उस सीक्रेट कमरे का खुलासा हुआ है जिसमें वो टैक्स चोरी की काली कमाई रखा करता था। पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकाने से जांच एजेंसियों को क्या क्या बरामद हुआ है, जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें टैक्स चोर काले धन के कुबेर पीयूष जैन के कन्नौज के ठिकाने के बाहर की हैं। कन्नौज की इन गलियों को आपको यकीन नहीं होगा कि इन्हीं गलियों में बने एक घर में अरबों रुपए कैश और सोने के बिस्किट रखे हैं। सोमवार को जब पीयूष जैन के इस ठिकाने पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी की तो टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा भी इस टीम के साथ ही मौजूद था। सबसे पहले पीयूष जैन के ठिकाने को एजेंसी की टीम ने खोला। इस वक्त हम पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और कमरे का ताला खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रही है जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ था उनमें से ये चाबी लगाकर इस कमरे को खोला जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौजूद है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये
एक दूसरा कमरा है घर के ठीक बगल में मौजूद है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बरामद हो सकती हैं उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। पिछले 100 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है और अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। ये कमरा अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और इस कमरे की भी तलाशी ली जाएगी। अभी ही जस्ट इसे तुरंत खोला गया है इस कमरे को और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इस कमरे को फिलहाल बंद कर लिया गया है, यानी अब इसके अंदर भी छापेमारी चलेगी। एक के बाद एक अलग अलग कमरों को खोला जा रहा है। एक ही प्रेमिसेस में मौजूद जो घर हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सीधे टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि कैसे दूसरे कमरे को भी खोला गया है और उसकी भी तलाशी ली जा रही है। डीजीजीआई की टीम जैसे ही पीयूष जैन के सीक्रेट ठिकाने पर पहुंची, उस टीम के साथ साथ हमारा कैमरा भी चल रहा था। इस कमरे से होते हुए टीम और हमारे कैमरे की नजर एक अंडरग्राउंड टनल पर पड़ी। इसी गुफा में पीयूष जैन अपना काला धन छिपा कर रखता था। कैमरा आगे बढ़ा तो कुछ सीढ़ियां दिखाई दी और सीढ़ियों के बाद था एक अंडरग्राउंड कमरा। एजेंसी के साथ साथ हमारी टीम भी आगे बढ़ी तो हमें वो कमरा नजर आया जिसमें पीयूष जैन अपना कैश और सोने चांदी का सामान छिपाया करता था। पीयूष जैन के जिस घर में डीजीजीआई की टीम ने छापा मारा उसमें एक नहीं कई दरवाजे मौजूद हैं। रात के अंधेरे में इन्हीं दरवाजों से पीयूष जैन अपनी काली कमाई को इस घर में छिपा कर लाता था। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। इस वक्त मैं कन्नौज में मौजूद हूं और कन्नौज का ये पीयूष जैन का पैतृक घर है। यहाँ से शुरुआत होती है पीयूष जैन के घर की और यहाँ पर अगर आप देखें तो नोटिस चस्पा किया गया है और ये बड़ा सा दरवाजा जो है लोहे का पीयूष जैन के जो पैतृक घर है उसका है। मैं आपको एक बार जो पूरा प्रेमिसेस है वो दिखा देता हूँ कि आखिर कितना बड़ा ये प्रेमिसेस है। यहाँ से अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरे दरवाजे पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। ये पीछे सामने का हिस्सा है, माफ कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़े यहाँ से तो एक गली आती है और गली के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे दरवाजे हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। हर दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है गली में ये उसी घर का हिस्सा है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उन गोल्ड बिस्किट की हैं जो पीयूष जैन के पैतृक आवास से जांच टीम को मिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि ऐसे कई सोने के बिस्किट पीयूष जैन के ठिकाने से बरामद हुए हैं। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर जब छापेमारी हुई थी तब नोट गिनने के लिए मशीनों को लगाना पड़ा था। अब उसके कन्नौज वाले घर से मिली कैश की तस्वीरों को देखिए कैसे 500 की गड्डियां पीयूष जैन ने अपने कन्नौज वाले घर में छिपाकर रखी हुई थी। पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अलग अलग ठिकानों से करीब 300 करोड़ जब्त किए गए हैं। कोर्ट के सामने पीयूष जैन ने टैक्स चोरी की बात कबूल कर ली है। आने वाले दिनों में पीयूष जैन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आदर्श सिंह, कन्नौज, टाइम्स नाउ नव भारत। तो इधर पीयूष जैन को रिमांड में भेजा गया है तो दूसरी तरफ उसके नाम पर सियासत भी हो रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पीयूष जैन को अपनी पार्टी का करीबी नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसी बहाने दूसरी पार्टी को टारगेट जरूर किया जा रहा है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि पीयूष जैन किसका आदमी है और उसके पॉलिटिक्स कनेक्शन का आखिर सच क्या है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानपुर का काला कुबेर पीयूष जैन आखिर किसका आदमी है। किसका आदमी से मतलब किस पार्टी का आदमी। पीयूष जैन के सियासी कनेक्शन को लेकर सियासी सवाल है और इनके घर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो इस सियासी हंगामे की असल जड़ है। कानपुर से कन्नौज तक पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से अकूत दौलत का पता चला और जिस तरीके से कैश, जेवरात, संपत्ति का हिसाब किताब अब निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि पीयूष के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। पीयूष जैन किसका आदमी है। पीयूष जैन किसका आदमी है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आम आदमी गद्दे का इस्तेमाल बेड पर सोने के लिए करता है, लेकिन इसी पीयूष जैन ने अपने गद्दे में मुलायम रुई नहीं बेहिसाब रुपया छुपा रखा था। पीयूष जैन किसका आदमी है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इनके पास इन सब जगहों के अलावा एक बड़ा सा लॉकर भी था जिसमें भी इस तरह के नोट भरकर रखे थे। पीयूष जैन किसका आदमी है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जब नोट छिपाने के लिए ये जगह भी कम पड़ गई तो पीयूष जैन ने एक तहखाना बनवाया और उसे दौलत खाना बना दिया।
अब जिसके घर इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे हाल में मिलेंगे, तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल फिर वही कि पीयूष जैन किसका आदमी? जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। ये कह रहे हैं कि पीयूष उसका आदमी है, वो कह रहे हैं कि इसका आदमी है। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल अनसुलझा है कि घर में करोड़ों दबाए बैठे इस इंसान के सियासी तार कहां तक बिछे हैं। पीयूष जैन किसका आदमी? उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। पीयूष जैन के लिए समय का पहिया कैसे घूमा, ये भी देख लीजिए। कभी पैसों की गद्दी पर लेटने वाला पीयूष जैन थाने में फर्श पर लेटा हुआ है। थाने से लेकर कोर्ट तक पूछताछ और कार्रवाई हो रही है। इधर पीयूष जैन का किससे संबंध है, कैसा संबंध है, इसे कोई स्वीकार नहीं रहा, एक दूसरे की ओर धकेल रहा है। सीधे सीधे भाजपा से लड़ नहीं सकते, क्योंकि विकास की पिच पर भाजपा चुनाव मैदान में है और विकास पर वो क्लीन बोल्ड होते हैं, क्योंकि वो पहले सरकारों में रहे हैं, उनका पुराना चरित्र सब जानते हैं। भू माफिया, शराब माफिया, ऐसे लोगों को आश्रय देना, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनके समर्थकों के यहाँ किस तरह से कितने कितने पैसे रिकवरी हो रहे हैं। तो सपा का चरित्र सब लोगों ने देखा है, कांग्रेस के चरित्र को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका विकास से कोई सरोकार नहीं। जब जब सरकारों में आते हैं तो लूट तंत्र को बढ़ावा देते हैं। कैसे 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 प्रदेश को लूटा जाए। सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारों के कैमरे के सामने हर कोई दूसरे का आदमी बताकर पीयूष जैन से पल्ला झाड़ रहा है। इधर कानपुर, कन्नौज में छापेमारी और जांच जारी है। चुनावी मौसम में लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस सब के बीच ये सवाल जस का तस है कि पीयूष जैन किसका आदमी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक आयोजन हुआ है जिसमें संत समाज के लोगों को बुलाया गया और इस आयोजन का नाम तो धर्म संसद रखा गया था, लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर कैसे नफरत फैलाई गई है वो भी आप देखिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने। हे राम, बापू का ऐसा अपमान। हे राम, बापू के लिए ऐसा बयान। हे राम, महात्मा का भूले सम्मान। हे राम, गोडसे को ताली, बापू को गाली। आज पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये अपमान सिर्फ बापू का नहीं हुआ है, बल्कि देश के बच्चे बच्चे का हुआ है। ये अपमान किसने किया है, अब उस शख्स को पहचानिए। नाम है कालीचरण, जो अपने नाम के आगे महाराज लगाता है। आज तक कालीचरण को लोग उसके शिव तांडव की वजह से जानते थे, लेकिन कल तक जिस शख्स की जुबान पर शिव तांडव था, आज उसी जुबान से वो राष्ट्रपिता को गाली दे रहा है। बापू को गोली मारने वाले को प्रणाम कह रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसी होगा, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। एक नाथुराम वो था जिसने बापू को गोली मारी, और एक ये है जो बापू को गाली दे रहा है, बापू को गोली मारने वाले को नमन कर रहा है। कालीचरण ने ये बातें रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में कही।
इस 2 दिवसीय धर्म संसद में देश भर के साधु संत आए थे। दर्शक दीर्घा में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे और इसी बीच महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने जहर उगलना शुरू कर दिया। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है। जब कालीचरण मंच से जहर उगल रहा था, बापू को गालियां दे रहा था, तब दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ लोगों ने तालियां भी बजाई। धिक्कार है ऐसे कालीचरण पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इसकी बदजुबानी पर तालियां पीट रहे थे, और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो उस मंच पर बापू के अपमान के समय धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। लेकिन इस बीच एक संत ऐसा भी था जिसने इसका विरोध किया। नाम है महंत राम सुंदर दास। कांग्रेस के पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कालीचरण के बेतुके बयानों का विरोध किया। साथ ही उन लोगों को खरी खोटी भी सुनाई जिन्होंने कालीचरण के बयानों पर तालियां बजाई। और इस दौरान सबको धिक्कारते हुए महंत राम सुंदर दास ने खुद को धर्म संसद से अलग कर दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उससे तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात। कालीचरण ने जो किया वो कहीं से भी माफी के लायक नहीं बल्कि सजा के लायक, और इसीलिए कालीचरण पर रायपुर में एफआईआर भी दर्ज हो गई। कालीचरण को आईपीसी की गैर जमानती धारा 502/2 के तहत शांति भंग करने के मकसद में आपत्तिजनक बयान देने, समुदायों के प्रति नफरत पैदा करने और धारा 294 के तहत अश्लील गाली गलौज करने का आरोपी बनाया गया है। कालीचरण पर महाराष्ट्र में भी मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि कालीचरण महाराष्ट्र के धुले का रहने वाला है। और विवादित बयान वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बयान भी दिया। एफआईआर तो ठीक है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि ऐसे शख्स को देशद्रोही क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपिता को गाली देने वाले शख्स की जगह जेल में क्यों नहीं है? जय प्रकाश, टाइम्स नाउ नव भारत, रायपुर। कालीचरण में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की मांग के साथ साथ इस पर राजनीति भी होने लगी है। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघ कर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और सोमवार को चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार किस्मत आजमाने उतरी है और उसने यहां पर 14 सीट जीत करके परचम लहरा दिया। आम आदमी पार्टी ने इसके बाद दावा किया है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। अब सवाल यह है कि क्या चंडीगढ़ के लोकल इलेक्शन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार किस्मत आजमाने उतरी और पहली बार में ही विरोधियों पर जीत की झाड़ू चला दी। चंडीगढ़ की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की जीत का ये जश्न देखिए और सोचिए कि क्या ये 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है जिसमें आम आदमी पार्टी कोई जादू कर सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली जीत के बाद आपके दावे तो कुछ वैसे ही हैं। एक एक वोटर का धन्यवाद करना चाहता हूं और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये सफलता हासिल की है, उनको बधाई देना चाहिए। चुनाव से पहले इसे अपने लिए बड़ी एक तरह से सफलता मानते हैं, आधार तैयार होगा आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव में तो पंजाब के लोगों का मन वैसे ही बना हुआ है कि अब की एक बार मौका केजरीवाल जी को देना है। 35 सीट वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में इस बार आपकी एंट्री शानदार रही। आम आदमी पार्टी ने यहाँ के 14 वार्ड में जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी ने 12 सीट पर जीत हासिल की।
सबसे खराब स्थिति रही कांग्रेस पार्टी की, जो नगर निगम के इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। उसे सिर्फ 8 वार्ड पर ही जीत नसीब हुई, जबकि 1 सीट एसएडी के खाते में गई। तो फिर सवाल वही है जो हम लगातार पूछते आ रहे हैं कि क्या ये पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है, जिसमें पंजाब में सरकार चलाने वाली कांग्रेस को इस बार हार मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को फिलहाल ऐसा नहीं लगता। ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है और हम नगरीय चुनाव में पहले ही पर्याप्त जीते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी सीटें हों उस पर मैं समझता हूँ उससे कोई चिंतित होने की बात नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम का बजट करीब 1600 करोड़ रुपए का है। इस नगर निगम का चुनावी इतिहास बताता है कि 1996 के बाद कांग्रेस यहां 2001, 2006 और 2011 में लगातार सत्ता पर काबिज रही, लेकिन साल 2016 में उसे बीजेपी के हाथों हार मिली। 2016 में तब नगर निगम में कुल 28 सीट थी, जिसमें बीजेपी को 20, कांग्रेस को 4, एसएडी को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी 12 सीट पर सिमट गई और उसे 8 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी को ये झटका तब लगा जब चंडीगढ़ में किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था और इस बार के नगर निगम चुनाव में स्वच्छता, दादू माजरा डंपिंग ग्राउंड, भ्रष्टाचार, 24 घंटे मार्केट खोलने की डिमांड, टैक्स बढ़ोतरी, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की मांग, कुछ इलाकों में टूटी सड़कें और महंगाई प्रमुख मुद्दों में शामिल थी। तो क्या बढ़ती महंगाई का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा? बीजेपी यहां के बाद अब पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और सच यही है कि तब उसका सामना महंगाई के अलावा किसान आंदोलन के मुद्दे से जरूर होगा। तो क्या तब ये हो सकता है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े? इसीलिए सवाल है कि क्या चंडीगढ़ का ये लोकल चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है, जिसमें कांग्रेस की तरह बीजेपी के लिए भी संकेत शुभ नहीं है। बीजेपी इस सवाल का जवाब कैप्टन के साथ गठबंधन के तौर पर देख रही है। उसे कैप्टन और सुखविंदर सिंह ढींढसा के साथ किए गए गठजोड़ से सत्ता पाने की आस दिख रही है। हालांकि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे हंग असेंबली वाले हैं। तो फिर सवाल वही कि क्या ये पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को दिल्ली आए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और इस बैठक में कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के बीच गठबंधन का ऐलान भी हुआ और सीट शेयरिंग को लेकर के कमेटी बनाने की बातें हुई। तो दिल्ली की यह खास तस्वीर आज पंजाब की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। गृह मंत्री के आवास पर हॉल में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोफे पर ठीक सामने बैठे दिखे और दाईं तरफ बैठे नजर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा। इसके बाद पंजाब चुनाव को लेकर चारों नेताओं में बातचीत शुरू हुई और बातचीत शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही कैप्टन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैप्टन के लिए इस मुस्कान की वजह भी खास थी। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। उनके साथ एसएडी संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा भी थे। यहां कैप्टन पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत को फाइनल करने आए थे। इसी के मद्देनजर तीनों दलों में काफी देर तक बैठक चली और मीटिंग जब ओवर हुई तो बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बैठक से जुड़ी ये घोषणा की। आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींढसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींढसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। यानी 2022 में पंजाब का रण जीतने के लिए तीनों ही दलों में गठबंधन का ऐलान हो चुका है और इस मीटिंग में ये भी तय हुआ है कि तीनों ही पार्टी मिलकर जल्द साझा घोषणा पत्र जारी करेंगी। लेकिन सवाल अभी भी सीटों के बंटवारे का है। तीनों दलों में कितनी सीटों पर आम सहमति बन पाएगी तो इसका फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये फैसला इसी मुद्दे पर बनाई जाने वाली कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया।
सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। इस बार बीजेपी अकाली दल के बगैर विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। किसान आंदोलन से नुकसान होने की आशंका के बीच चुनावी लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने कैप्टन का साथ लिया है, लेकिन खबर है कि बीजेपी इस बार छोटे भाई की नहीं बल्कि नए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हो सकती है। हम आगे बढ़े उससे पहले ये गणित आपको समझाते हैं। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था। तब दोनों ही बार अकाली दल 94 सीट पर चुनाव लड़ने के साथ बड़े भाई की भूमिका में था, जबकि 23 सीट पर चुनाव लड़ने के साथ बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कमेटी बनाने की बात भले ही की गई, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस गठबंधन के तहत बीजेपी राज्य की 70 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पंजाब में 40 शहरी सीटें हैं, 51 सेमी अर्बन सीटें हैं। इनमें शहरी वोट ज्यादा हैं और इसलिए बीजेपी को यहां जीत की उम्मीद ज्यादा है। वहीं ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर सीटों पर कैप्टन और ढींढसा मिलकर अपने अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से विरोध झेलना पड़ सकता है और इसलिए यहाँ की कमान कैप्टन और ढींढसा को सौंपी जा सकती है। हालांकि और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।